हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सारे जो कॉन्सेप्ट है हम इस लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो हम सब जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हमने पढ़ा था कि जब चार्ज रेस्ट पर रहेगा तब उसके ऊपर जो भी फोर्स वगैरह लगते हैं उसकी डिस्कशन हम करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर मैग्नेटिज्म के अंदर चार्ज मूव करेंगे और करंट की वजह से कुछ ना कुछ एक अलग टाइप का फील्ड जनरेट होगा जिसको हमने बोल दिया था मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो सबसे पहले तो करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना होता है वो सबसे पहले हम देखते हैं बायो सावर्ट्स लॉ से। सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है बायो सावर्ट्स लॉ, राइट। सो लेट्स से देयर इज वन करंट कैरिंग वायर जिसके अंदर I जितना करंट फ्लो कर रहा है और मुझे इस करंट कैरिंग वायर से किसी भी डिस्टेंस r पे, r एक पोजीशन वेक्टर है, यहाँ पर कोई पॉइंट P है, यहाँ पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। सो वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हियर दैट विल बी म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl क्रॉस r डिवाइड बाय r क्यूब, राइट। सो ये सिंपल फॉर्म है। यहाँ के किसी भी एक एलिमेंट dl जितना एलिमेंट है, dl की डायरेक्शन है ये वाली, राइट। जो dl की डायरेक्शन है दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। बस ये बात यहाँ पर आपको याद रखनी है कि द डायरेक्शन ऑफ dl दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट। तो ये आ जाएगा द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हियर। इसकी डायरेक्शन आप निकालनी है तो dl क्रॉस r, ठीक है। dl इस डायरेक्शन में है, r इस डायरेक्शन में है, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा dl क्रॉस r अंदर की डायरेक्शन में, तो वैल्यू हो जाएगी क्रॉस, राइट। आप राइट हैंड रूल से करंट की डायरेक्शन से आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इजीली निकाल सकते हो। जैसे कोई वायर है, इसके अंदर करंट ऐसे जा रहा है तो मुझे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। तो क्या करना है, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में थंब, और ये जो वायर है वहां पर आप अपनी फिंगर्स कर्ल कर लो। या आपको इस साइड देखनी है तो यहाँ पर देखो अंदर की साइड जा रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा क्रॉस, फिर यही जो लाइन है वो घूम के बाहर आएगी तो यहाँ पर डॉट, राइट। सो इस तरीके से आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हो बायो सावर्ट्स का लॉ यूज करके, एंड यू कैन आल्सो फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड, राइट। और डायरेक्शन तो बता ही दिया मैंने, राइट। डीएल जो है इसका एलिमेंट है और डीएल की जो डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन में आएगी। ये बात आपको याद रखनी है। जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका यूनिट हमें पता है क्या रहता है, टेस्ला। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट, या तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये भी इसी का यूनिट है, राइट। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये बेसिक बात हमने कर ली कि हाउ टू व्हाट इज बायो सावर्ट्स लॉ, राइट। और बायो सावर्ट्स लॉ का यूज करके हम सबसे पहले ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जो काम की बात है उस पे जाते हैं कि वे करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, फाइनाइट है, फाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, उसके अंदर करंट है I। इस वायर की वजह से मुझे यहाँ पर कोई पॉइंट है P, यहाँ पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। ये डिस्टेंस दिया है मुझे D। इस टाइप के जो सवाल है ये आपके उधर भी आए हुए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, राइट। ये कोई चार्ज्ड इनफाइनाइट रॉड है, सॉरी फाइनाइट रॉड है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर आपको आएगी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। सो इस पर्टिकुलर पॉइंट का जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा उसकी वैल्यू होती है बच्चों म्यू नॉट I बाय 4 पाई d sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। ये हो जाएगा आपका थीटा 1, ये हो जाएगा आपका थीटा 2। ध्यान से देखना, थीटा 1 थीटा 2 को आपको मिडल से लेना है, अपर साइड एंड लोअर साइड के बीच में। इस टाइप का एग्जांपल मैंने लास्ट लेक्चर में भी दिया था। जब भी इस टाइप का आपका केस हो, ठीक है, लेट्स से मुझे ये दिया है D, ये कोई पॉइंट दिया है P और वायर इतना सा है, ठीक है, वायर इतना सा है, ये वाला एंगल थीटा 1 है, लेट्स से ये वाला एंगल आपका है थीटा 2। सो आई नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर एंड दिस पॉइंट P, ठीक है। सो यहाँ पर जो थीटा 1 है, मतलब थीटा 1 देखो ये ऊपर वाला था, राइट, मैंने उल्टा ले लिया है। तो अपन वैल्यू ले लेते हैं, काम करते हैं, ये 30 है और पूरा आप मान लो 60, ठीक है। सो यहाँ पर जो आपकी थीटा 1 है, थीटा 1 मैंने बोला क्या, मिडल से ऊपर वाले एंड तक, लेट्स से ये है A, ये है B, तो मिडल से ऊपर वाले एंड तक क्या है 60 डिग्री आपका ये वाला, तो ये हो जाएगा आपका थीटा 1 60 डिग्री। नाउ इफ आई टॉक अबाउट थीटा 2, सो थीटा 2 जो है वो नीचे वाले एंड का है, राइट, बट थीटा यहाँ पर तो नीचे जा ही नहीं रहे, हम उल्टे जा रहे हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो -30 डिग्री, क्योंकि हम उल्टा डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप थीटा 1 थीटा 2 निकाल के इजीली किसी भी टाइप का वायर है उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो।
इसके अंदर आपका या तो फाइनाइट वायर सॉरी इनफाइनाइट वायर आएगा या आपका आएगा सेमी इनफाइनाइट। ठीक है, अगर आपका वायर इनफाइनाइट है तो सोचो अगर ये वायर इनफाइनाइट हो जाएगा तो थीटा 1 थीटा 2 दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 90, थीटा 1 हो जाएगा आपका 90 एंड थीटा 2 क्या हो जाएगा आपका 90। तो आप sin 90 पुट करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी। और अगर जब सेमी इनफाइनाइट होगा मतलब एक साइड इनफाइनाइट है और एक साइड इनफाइनाइट नहीं है, सेमी इनफाइनाइट मतलब आप ऐसे समझ सकते हो ऐसा कोई वायर दिया है मुझे इस पॉइंट पे पूछा है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इसकी वजह से, राइट। तो ध्यान से देखो एक एंगल तो 0 हो जाएगा और दूसरा एंगल 90 हो जाएगा क्योंकि ये वाला एंड आपका इनफाइनाइट है। तो जब सेमी इनफाइनाइट हो जाएगा तो थीटा 1 0 थीटा 2 आपका 90, या उल्टा भी लिख सकते हो थीटा 1 90 थीटा 2 0। अगर मैं नीचे वाले एंड पे बात करता तो राइट, तो यहाँ पर आपकी b की वैल्यू क्या हो जाएगी म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, राइट। अब इसी के बेसिस पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट। अच्छा एक और बात मैं बता देता हूँ कि जब भी आपको एक चीज ऐसे दी हो कि कोई वायर मुझे दिया है और उसी के लाइन के अलोंग मुझे पूछा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, लेट्स से ये है आपका वायर इससे अंदर करंट आई फ्लो कर रहा है और मुझे ये वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है जो इस वायर की लाइन के अलोंग ही है। ठीक है, तो आप बिना कुछ सोचे समझे इस b को क्या लिख दो आप 0 लिख दो। जब भी एक वायर दिया हो और उसी के लाइन के अलोंग मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो सो पुट इट 0। ठीक है, 0 क्यों पुट किया अपन ने, देखो यहाँ पर पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन ये है, करेक्ट। एंड जो dl है, dl वाज यू कैन से द एलिमेंट ऑफ द वायर। ठीक है, तो इस वायर का एलिमेंट है उसकी डायरेक्शन भी इधर ही है, राइट। तो उसकी डायरेक्शन अगर इधर है तो dl आर के बीच में एंगल भी 0 है तो वहां पर साइन 0 हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट था तो इसलिए हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर क्या रखेंगे 0 रखेंगे। तो जो फाइनाइट वायर वाले थीटा 1 थीटा 2 वाला जो फॉर्मूला था ये आपको बहुत सारे जगह काम आ सकता है। जैसे आपको कोई स्क्वायर दे दिया, ठीक है, लेट्स से इस तरीके से स्क्वायर दे दिया जिसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है कुछ आई, ठीक है। इस तरीके से मुझे पूछा गया है कि व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, सेंटर पे कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, मुझे b की वैल्यू बताएंगे, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ b एट सेंटर। ठीक है, अब इसी चीज को आपको बहुत सारे तरीके से दे सकते हैं, आपको ऐसे भी दे सकते हैं, जैसे स्क्वायर है, करंट यहां से जा रहा है ऐसे, ठीक है, करंट डिवाइड भी हो सकता है या ऐसे भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमें हर केस में सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, हम कैसे निकालेंगे, लेट्स से हमें साइड की वैल्यू दी है। अब जो चारों वायर है चारों सिमिलर है तो किसी भी एक वायर की वजह से आपको सेंटर पे निकालना है। इसी चीज को आपको ट्रायंगल के फॉर्म में भी दे सकते हैं, हेक्सागोन दे दे, हमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हमें सिंपल एक चीज याद रखनी है, एक सिंगल वायर की वजह से कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, उसको पॉलीगन की जितनी भी साइड है उससे आपको मल्टीप्लाई करना है। तो एक वायर की वजह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर चाहिए तो ये पहली बात तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, और ये a है, ये पूरा a है तो आधा कितना हो जाएगा a/2। ठीक है, थीटा 1 थीटा 2 की बात करते हैं, अगर ये स्क्वायर है तो ये हो जाएगा आपका 45 और यू कैन से π/4। सिमिलर वे ये भी आपका हो जाएगा π/4। नाउ द वैल्यू ऑफ b ड्यू टू दिस वायर दैट विल बी mu naught I by 4 pi d, then sin theta 1 plus sin theta 2 and both are 45, sin 45 plus sin 45, 2 into sin 45 is 1 by root 2, so this is root 2 mu naught I divided by 4 pi d due to this single wire। अब आपको b टोटल निकालना है, ठीक है, so that will be 4 into root 2 mu naught I by 4 pi d, सिंपल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बस कैसे भी करके परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है, तो वहां से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। जब इस टाइप के सवाल आएंगे आप देखना, इसको ट्राई करना, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेंटर पे 0 आएगी, ठीक है, आप इसको ट्राई कर सकते हो। अगर करंट आई यहाँ से जा रहा है तो यहाँ पर कितना करंट जाएगा और यहाँ कितना करंट जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इन तीनों की वजह से आप ध्यान से देखो, अंदर की साइड आएगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होता है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्रॉस डायरेक्शन में, देखो मैंने जैसे बताया था ना क्रॉस, यहाँ पर भी क्रॉस, यहाँ पर भी क्रॉस और यहाँ पर भी क्रॉस, तो
इसलिए मैंने चारों को ऐड किया। यहाँ पर देखो इसकी वजह से आएगा डॉट और इन तीनों की वजह से आएगा क्रॉस, ठीक है। तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा, माइनस करोगे जीरो आएगा, इस टाइप के केसेस में जीरो आता है, ठीक है। बट जब भी ऐसा भी आए चारों एक डायरेक्शन में तो आपको उनको ऐड करना पड़ेगा। तो ये कुछ कुछ सिंपल सी बातें आपको याद रखनी है। तो ये पहला आपका फॉर्मूला हो गया जो आपको काम आएगा, ठीक है। अब आपके एक सवाल आता है रिंग के, ठीक है, कि व्हाट इज, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर था व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ चार्ज रिंग, k q x by r square plus x square is to 3/2, ठीक है। तो इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग रिंग, करंट कैरिंग रिंग है, उसके एक्सिस पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। सो लेट्स से एक रिंग मान लो अपन, और मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, इसके अंदर करंट की वैल्यू है I। सो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, म्यू नॉट I देन r स्क्वायर डिवाइड बाय 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज टू 3/2। सिंपल सा फॉर्म है, आपको इसको याद रखना, ठीक है। याद क्या, आप इसको अगर आपको डेरिवेशन भी पता है तो आप कर सकते हो, बाकी इजी है, ठीक है। अगर आपको चाहिए इसका डेरिवेशन कमेंट कर देना, अपन इसका भी अलग से वीडियो बना देंगे, बट रिवीजन में तो रिवीजन के लिए ठीक है। तो अगर तुम याद करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर था k q x by r square plus x square raised to 3/2। तो जब x की वैल्यू 0 थी, इन द सेंस इफ आई टॉक अबाउट द सेंटर ऑफ द रिंग, तो सेंटर ऑफ द रिंग पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या थी, 0 थी। बट यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 नहीं आएगी। सो एट x इज इक्वल टू 0 और यू कैन से एट सेंटर, सेंटर पे देखो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, x को 0 रख दो। सो दिस विल बी म्यू नॉट I r स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा r क्यूब, r स्क्वायर है 3/2, so r cube, so this will be mu naught I by 2r। so this is the value of magnetic field on, you can see, center of current carrying loop। कोई भी करंट कैरिंग लूप है उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इतनी होगी। अब एक और बात समझो, ये जो लूप है उसके सेंटर पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बोली म्यू नॉट I by 2r, एक सर्कुलर लूप है, ठीक है। अब इसी चीज को मैं थोड़ा जनरलाइज फॉर्म में लिखता हूं। तो ये रिंग का काम ये हो गया, आपको याद रखना इसको, ठीक है। चलिए अब अगर मैं इसकी बात करूं तो एक लूप है जिसके अंदर करंट I फ्लो कर रहा है और यहाँ पर सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो म्यू नॉट I by 2r। तो यहाँ पर जो एंगल है वो है 2 पाई। अब मुझे ऐसा दे दिया कि कोई थीटा एंगल वाला लूप है, ठीक है। वायर बस इतना सा है, ये तो मैंने रेडियस के लिए बनाया है, ठीक है। इतना सा वायर है, थोड़ा सा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, या तो आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। सो अपन मान लेते हैं ये जो एंगल है वो थीटा है, पाई दिख रहा है बट थीटा, जनरलाइज करने के लिए, ठीक है। सो लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। सो आई नीड टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड, जैसे करंट I है तो यहाँ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो सिमिलर केस, बट यहाँ पर फुल सर्कल था, यहाँ पर आपका हाफ सर्कल है, या कोई भी एंगल थीटा है। तो इसी को आप जनरलाइज कर सकते हो कि जब 2 पाई एंगल था तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या थी, म्यू नॉट I by 2r एट सेंटर। तो जब थीटा एंगल था तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, तो द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी म्यू नॉट I थीटा by 4 पाई r। तो ये आपका एक कॉमन फार्मूला आ जाएगा। आपको कोई भी थीटा की वैल्यू दी होगी आप इसके अंदर पुट करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पाई, इस केस में पाई है, थीटा की वैल्यू जो पाई है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट I पाई रख दो यहाँ पर डिवाइड बाय 4r, ठीक है। जब ये कुछ इस तरीके से होगा पाई बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I by 4 पाई r इनटू पाई बाय, क्योंकि कोई भी केस दे दिया, मैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब जो मैंने वायर बताया और ये बताया, इन दोनों का मिलन करके बहुत ही अच्छा सवाल वगैरह बन सकता है, तो आपको उनको देखना है। जैसे आपको बहुत बार इस टाइप के सवाल दे देंगे, देखे ही होगा तुम लोगों ने,
करंट आई इधर जा रहा है, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड हियर ड्यू टू दिस पर्टिकुलर सिस्टम। सो लेट्स से कि ये वाली जो रेडियस है वो है r और ये वाली रेडियस है आपकी 3r। सिंपल सी बात है, करंट आई दिया हुआ है और मुझे इन सबकी वजह से सारे जितने भी वायर सिस्टम में दिए उस वजह से सेंटर पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो एक कॉमन सेंस की बात है कि इस वायर की वजह से सीधा पॉइंट है तो इसकी वजह से 0, इसकी वजह से भी 0। अब मेन बात है डायरेक्शन की, ये वाला वायर है उसकी वजह से यहाँ डायरेक्शन क्या आ जाएगी, देखो आउटवर्ड, इसकी वजह से आउटवर्ड और इसकी वजह से ये जो जा रहा है उसकी वजह से ऐसे इनवर्ड। तो जो भी दोनों की वैल्यू आएगी ना, दोनों को मुझे माइनस करना पड़ेगा टू फाइंड आउट द नेट मैग्नेटिक फील्ड बी नेट। तो लेट्स से इसकी वजह से B1, इसकी वजह से B2। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, B1 माइनस B2। B1 की वजह से ज्यादा होगी बिकॉज इट इज नियरर टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। तो B1 की वैल्यू क्या होगी भाई, हाफ सर्कल है, हाफ सर्कल है तो अभी मैंने बोला μ0I/4r, μ0I/4r, क्योंकि पाई की वैल्यू थीटा की वैल्यू पाई हो जाएगी तो μ0I/4r। सो μ0I/4r माइनस μ0I/4 और रेडियस की वैल्यू अब बड़े वाले के लिए कितनी है, 3r। सो दिस इज 3r, सिंपल। सो दिस विल बी योर आंसर। कुछ ज्यादा सोचने की बात ही नहीं है, ठीक है। अब आपको देखो थीटा कुछ भी दे दे, कुछ भी तरीके से चेंज कर दे। आपने ऐसे सवाल भी देखे होंगे, आपने ऐसे सवाल भी देखे होंगे, भाई क्या फर्क है इसमें, सेम ही है। बस थीटा की वैल्यू ये है, इसकी वजह से करो प्लस माइनस प्लस माइनस करना है, बस डायरेक्शन आप देखो और आगे बढ़ो, डायरेक्शन देखो आगे बढ़ो, काम खत्म, ठीक है। और थीटा जो भी दिया है उसको μ0I/θ/4 पैर में लिख के हर एक इंडिविजुअल की वजह से मिल जाएगा। और ये जो पॉइंट्स रहेंगे, ये जो वायर, इनकी वजह से तो 0 ही हो जाएगा क्योंकि ये जो पॉइंट है दिस इज अलोंग दिस वायर, ठीक है। तो ये आपका बेसिक एक कॉन्सेप्ट हो जाएगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर। चलिए अब जैसे बात आती है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड और यू कैन से प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी ज्यादा दिक्कत वाली नहीं है, अपन फटाफट से देख लेते हैं। बाकी जो सोलेनॉइड है, टोरॉइड है, ये कुछ चीजें आपको देखनी पड़ेगी, है ना। इसके अंदर सवाल तो कम आते हैं बट हमें देखना है, बस सोलेनॉइड में आते हैं, टोरॉइड वगैरह पढ़ना पड़ेगा आपको एक बार। तो रीडिंग मान लेना, काम हो जाएगा उससे। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो हमें पता है नॉर्थ साउथ, they will generate from north and they will terminate at south outside the magnet, and inside the magnet they are from south to north. They are forming a closed loop, closed loop बनाते हैं, ठीक है। बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास में है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो ज्यादा है, और जहां पर दूर दूर है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी कम है, ठीक है। टेंजेंट ड्रॉन दैट विल टेल अस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एंड टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, राइट। बेसिक प्रॉपर्टीज है, आपको याद रखनी है। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी याद है तो मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी भी आप लिख सकते हो, ठीक है। 2-3 पॉइंट तो वैसे ही हो जाएंगे। दे विल स्टार्ट फ्रॉम द north pole, terminated south pole, outside the magnet, inside the magnet, they are from south to north. They are forming closed loop. Intensity का पॉइंट लिख सकते हो, टेंजेंट का पॉइंट लिख सकते हो, एंड इंटरसेक्शन का पॉइंट लिख सकते हो, एंड डायरेक्शन का भी पॉइंट लिख सकते हो कि किस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं फ्रॉम करंट कैरिंग वायर। कोई भी हमें करंट कैरिंग वायर दिया है तो वहां से कैसे हमें मिलेगी डायरेक्शन, ठीक है। चलिए अब एक बात आती है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, ठीक है। सोलेनॉइड कुछ नहीं है, कंडक्टर है, उसको मैंने वायर के फॉर्म में इस तरीके से वायर लपेट दिया, तो सोलेनॉइड। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, पहली बात हमारे पास फाइनाइट सोलेनॉइड भी रहता है, इनफाइनाइट भी रहता है। जनरली इनफाइनाइट का केस ही रहेगा अपना, ठीक है, बट मैं एक बार फाइनाइट भी बता देता हूँ। सो लेट्स से आपका एक फाइनाइट सोलेनॉइड है और मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है भाई। दो चीज आपको मिलेगी, ये आपका होगा θ1 और ये वाला जो एंगल होगा वो आपका होगा θ2।
सो द मैग्नेटिक फील्ड अगर इस सोलेनोइड का जो वायर है इस तरीके से रहेगा, ठीक है, इसी तरीके से होता है सोलेनोइड। तो इस पूरे वायरिंग की वजह से अगर मुझे किसी भी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है तो दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2 cos थीटा 2 माइनस cos थीटा, सिंपल है, थीटा 1 थीटा 2 मैंने दिखा दिया, देखो थीटा 2 इस वाले एंड का हॉरिजॉन्टल लाइन से और इस बार भी इसी हॉरिजॉन्टल लाइन से बट दूसरे एंड का, दैट इज थीटा 1, और उसको माइनस में लिखना है। सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन फाइनाइट सिलेंडर। और जब ये इनफाइनाइट दिया होता है, लेट्स से ये इनफाइनाइट दिया है, तो सोचो इनफाइनाइट दिया है तो थीटा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 एंड थीटा 1 की वैल्यू हो जाएगी पाई, क्योंकि जब इनफाइनाइट हो जाएगा तो ये वाला जो है वो बहुत दूर जाएगा तो एंगल ऐसा हो जाएगा, तो विच इज पाई, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिख दिया पाई, तो यहाँ पाई रखो 0 रखो, सो थीटा 1 पाई रखो -1 हो जाएगा और 1 1 2। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर इनफाइनाइट सोलेनोइड, जनरली हमें इसी की बात करनी रहती है, which is equal to B, that is equal to mu naught n I. This n is the number of turns per unit length, जिसको हम n by L से रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, जितने भी टर्न्स है डिवाइडेड बाय L, which is the length of the this particular solenoid. टोरॉइड के अंदर जो लेंथ होगी, टोरॉइड पे इसी को मैं राउंड कर दूं तो टोरॉइड बन गया, ठीक है, तो वहां लेंथ की जगह बस 2 पाई रहेगा, बस इतना सा फर्क रहेगा, बाकी और कोई फर्क नहीं रहेगा, यहीं पे n डिवाइड बाय 2 पाई, दैट्स इट, ठीक है। तो आप उसको पढ़ सकते हो। तो सिंपल सी बात है सोलेनोइड की। अब फाइनाइट का सवाल आ गया, इनफाइनाइट का आ गया, सो व्हिच इज वेरी इजी, म्यू नॉट n I, और आते भी है, ठीक है, आपको नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकालने हैं, ठीक है, डायरेक्ट नहीं आएंगे। देखो इसका यूज जो आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर है, ठीक है, उसके अंदर जो कभी-कभी सोलेनोइड का सवाल दे देंगे और उस पे ससेप्टिबिलिटी वगैरह वगैरह एक्सवाइजेड चीजें निकालनी पड़ेगी, बट पहले मैग्नेटिक फील्ड आपको इस फॉर्मूले से निकालनी पड़ेगी, ठीक है, तो वहां पर आपको ये चीजें काम आएगी। अब हम एक काम करते हैं, हमने मैग्नेटिक फील्ड तो निकाल ली कुछ वायर्स की वजह से वगैरह वगैरह, राइट। अब हम बात करते हैं कि चार्जेस की, अगर चार्ज मूव करता है, करंट फ्लो कर रहा है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। सो लेट्स टॉक अबाउट चार्ज मूविंग, कि अगर एक कोई भी चार्ज मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, ठीक है। सो लेट्स से कोई चार्ज q है, वो कोई भी वेलोसिटी v से जा रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन, तो इसकी वजह से भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, क्योंकि चार्ज जा रहा है इन द सेंस कि करंट जैसा कुछ है, ठीक है, और उसकी वजह से किसी भी पॉइंट पे, लेट्स से ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है r, यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है। तो आप याद करो, आपके पास एक फॉर्मूला था म्यू नॉट I बाय 4 पाई dl क्रॉस r बाय r क्यूब, कुछ ऐसा था, ठीक है। आप इसको dlr sin थीटा वगैरह करके भी लिख सकते हो, ठीक है, अलग बात है वो। चलिए अब आपको क्या करना है, अब मुझे फाइंड आउट करना है कि इस चार्ज की वजह से यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड हुआ। तो इसकी वेलोसिटी है v, तो dt टाइम में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, v dt जितना, v dt जितना, तो दैट विल बी योर स्मॉल एलिमेंट, दैट विल बी योर स्मॉल एलिमेंट। सो म्यू नॉट एंड द करंट, इस dt टाइम के अंदर इस चार्ज की वजह से कितना करंट जनरेट हुआ, I दैट इज इक्वल टू q बाय t, हम ऑलरेडी जानते हैं, चार्ज की वैल्यू है q, टाइम आपका है dt, देन dl की जगह लिख सकता हूँ v dt क्रॉस r डिवाइड बाय r क्यूब, dt dt आप हटा दो तो आप यहाँ से इजीली लिख सकते हो म्यू नॉट q v क्रॉस r बाय 4 पाई, देन देयर इज r क्यूब। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज। कोई भी मूविंग चार्ज होगा तो उससे r जितने पोजीशन वेक्टर पे, आप ये फॉर्मूला यूज करके देखो, इसका यूज कम आएगा बट अगर आ गया तो हमें दिमाग में होना चाहिए बस किस तरीके से इस फॉर्म को मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। चलिए अब इसके बेसिस पे अब मैं चार्ज पार्टिकल को मूव कराऊंगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अलग अलग तरीके से, ठीक है, तो उसके ऊपर कोई फोर्स लगेगा, ठीक है, फोर्स
जो तुम लोगों ने साइक्लोट्रॉन वगैरह पढ़ा होगा, राइट? तो उसी के बेसिस के कॉन्सेप्ट है ये सारे के सारे, फोर्स ऑन चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लगेगा, राइट? तो सबसे पहला मैं केस लेता हूं, जो V एंड B दे बोथ आर परपेंडिकुलर, की वेलोसिटी एंड चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी और जिस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उस चार्ज पार्टिकल को मैं मूव कर रहा हूं, ठीक है, उन दोनों के बीच में एंगल आपका है 90 डिग्री। दैट मींस लेट्स से देयर इज दिस काइंड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी चार्ज पार्टिकल है, उसको मैंने v जितनी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दे दी, ठीक है, v जितनी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दे दी है। सो जो ये चार्जेस है, ठीक है, ये कोई भी q चार्ज है, उसके ऊपर जो फोर्स लगता है दैट इज v क्रॉस v, F दैट इज इक्वल टू v क्रॉस v। नाउ v इधर है, v अंदर है, दोनों के बीच का एंगल है 90, तो जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, QVB, राइट, QVB। और इसकी डायरेक्शन देखो v क्रॉस v ऊपर, तो इधर लगेगा आपका QVB, ठीक है। और अगर v जितने से जा रहा है तो mv²/r जितना सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगेगा, ठीक है। तो ये जो फोर्स है इसकी वजह से कंटिन्यूअसली एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा इस तरीके से, ठीक है। और ये सर्कुलर पाथ की कुछ आपकी रेडियस आएगी, तो आप सारी वैल्यू वहां से निकाल सकते हो। सबसे पहले QEB को आप mv²/r के बराबर कर दो, तो यहाँ से आपको रेडियस की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज mv/qb, दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल। ये कौन सा वाला केस है, जब दोनों के दोनों कैसे है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये तो रेडियस आ गई। टाइम पीरियड आपको निकालना है। टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों, 2πr/v, r की वैल्यू रख दो mv/qb, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2πm/qb, दैट इज योर टाइम पीरियड ऑफ मोशन। टाइम पीरियड आ गया तो आपको ओमेगा आ जाएगा 2π/t करके, सो दैट विल बी योर qb/m, ओमेगा आ गया, ठीक है। तो इन द सेंस, इन सिंपल वर्ड, आपको जो भी चीजें पूछी हो आप इजीली इसके अंदर कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। सो ये तो आपका पहला केस हो गया, जो वेलोसिटी एंड v दोनों के दोनों परपेंडिकुलर है। चलिए अब इसके बेसिस पे मैं एक सवाल कराता हूँ। सबसे पहले जैसे आप लोगों ने सुना होगा मास स्पेक्ट्रोग्राफी वगैरह, ठीक है, तो उन सब चीजों के अंदर ये चीजें काम आती है, सिमिलर टाइप की चीजें। जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हो तब चार्ज पार्टिकल्स को बाहर निकालना रहेगा, ठीक है, लेट्स से डीके हो रहा है, डीके में से बाहर निकालना है, ठीक है, तो तब जाके ये सारी मेथड्स काम आती है। मैग्नेटिक फील्ड से उनको पास कराते हैं, ठीक है, तो बीटा डीके होता है या गामा डीके होता है। गामा डीके होगा तो वो विदाउट डेविएशन पास हो जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड से। फिर बीटा पार्टिकल होंगे वो अलग रेडियस से जाएंगे, अल्फा पार्टिकल होंगे वो अलग रेडियस से जाएंगे, क्योंकि r = mv/q, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड से जब वो बाहर निकलेंगे अलग अलग रेडियस से, तो हम वहां से उनको अलग अलग कर सकते हैं। सो पहली बात, लेट्स से एक सवाल करते हैं। मुझे कोई मैग्नेटिक फील्ड दिया, इस टाइप के सवाल आपने देखे होंगे और आने की बहुत संभावना है। इसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल को मैंने v जितनी वेलोसिटी से फेंका है, और ये वाला जो एंगल है आप लेना 45 डिग्री, राइट, 45 डिग्री एंगल। सो 45 डिग्री एंगल है, मैंने ऐसे चार्ज पार्टिकल को फेंका है। तो सोचो चार्ज पार्टिकल जो है B, Q, M, सारी चीजें लेना। B is the value of magnetic field, Q is the value of charge, M is the mass of the charge particle। तो कितना टाइम वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहेगा, for how much time, ट्राई करो इसको, पार्टिकल will be in magnetic field, ठीक है, ट्राई करो इसको। सबसे पहले आपको निकालना है कि कितने टाइम तक वो मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा। तो लास्ट वाला जो केस था उसके अंदर तो पार्टिकल पूरे का पूरा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सर्कल कर रहा था, तो मैंने ये बोला था कि पूरे के पूरे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मतलब पूरे टाइम पीरियड के अंदर वो रहेगा। यहाँ पर देखो क्या होगा, v क्रॉस v, तो इसके ऊपर इधर फोर्स लग रहा है, तो
ये फोर्स की वजह से ये कुछ ऐसा पाथ लेगा, देखो ऐसा, ठीक है। सर्कल थोड़ा लग नहीं रहा बट आई गेस आप समझ सकते हो। और सेंटर कहीं यहां पर होगा और यहां पर ये ऐसे बाहर निकल जाएगा, देखो ऐसे, ठीक है। इस टाइप की चीजें हो रही है। ये कोई सर्कल है, ये सर्कल लेता अगर वो यहाँ वाले पे एंटर कर रहा है और यहाँ वाले पे बाहर कर रहा है, तो अपनी मोशन का जो इतना पाथ है, ठीक है। अब आगे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सर्कुलर जाएगा, ठीक है, पाथ बता रहा हूँ, यहाँ से तो सीधा ही निकल जाएगा क्योंकि यहाँ थोड़ी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो आगे सर्कुलर नहीं जाएगा बट समझाने के लिए मैंने सर्कल बनाया है। तो आपको ये समझना है कि सर्कल का जो इतना पार्ट है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो गुजार रहा है, ठीक है। आपको जो भी एंगल दिया है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट हो जाएगा, बस आप मेथड पे ध्यान दो, ठीक है। सो आप देख लो कितना एंगल वो घुमा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो इतना एंगल घुमा है, ये वाला एंगल, तो उसको आपको बस निकालना है, ठीक है। तो बताओ ये वाला एंगल कितना है, ध्यान से देखोगे देखो एक बात पता पड़ेगी। ये वाला जो एंगल है ये आपका 45, ये 45 है तो ये आपका हो जाएगा 45, ये 45 तो ये 45, ये 45 तो ये 45। इस केस में तो ये 45 है, ये भी है आपका 45। हर बार जरूरी नहीं है कि 45 ही हो, राइट, कुछ और भी हो सकता है। दैट मीन्स 45 प्लस 45 90 डिग्री, दैट मीन्स π/2 रेडियन एंगल वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूम रहा है। तो कितना टाइम पीरियड होगा, सिंपल सा लॉजिक है आपका। तो आपको कुछ नहीं करना है, कितना थीटा घुमा उसको आप किसके इक्वल कर दो, ओमेगा टी के इक्वल कर दो, और इसकी वैल्यू आपकी क्या है π/2, ठीक है। सिंपल सी बात है, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ओमेगा को क्या लिख लो आप 2π/t, या तो qb/m हमें पता ही है, t दैट इज इक्वल टू π/2। तो यहां से देखो टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, πm/2 qb। So that is your time for the particle, ठीक है। इतने टाइम तक वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहेगा। अब देखो ये 30 चेंज कर दो तो ये 60 हो जाएगा, तो ये 30 हो जाएगा, तो ये 60 हो जाएगा, तो ये 60 60 120। तो 120 के अकॉर्डिंग आप ये रेडियन निकाल दो, उसको आप ओमेगा टी के बराबर कर दो, वहां से आप कितने टाइम तक रहा वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। सो ये इस टाइप के सवाल होते हैं। अब देखो ये तो वो वाला केस था जब V और B के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री था। अब लेट्स से कि उनके बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं है, ठीक है। V एंड B उनके बीच का एंगल है थीटा। सो दैट मीन्स आप ऐसा मान लो कि ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड, लेट्स से, राइट, और कोई पार्टिकल है उसको मैं ऐसा फेंक रहा हूँ थीटा एंगल से, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। पार्टिकल को मैंने ऐसे फेंका है। सो दिस इज योर V cos थीटा एंड दिस इज योर V sin थीटा, राइट। दिस इज योर V cos थीटा, दिस इज योर V sin थीटा। तो आपको एक बात समझनी है, ये जो V cos थीटा है, V cos थीटा की वजह से कोई भी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स नहीं लगेगा, आपको बस ये ध्यान में रखना है। इसकी वजह से पार्टिकल के पास अब आप एक बात समझो, फोर्स जो रहता है, फोर्स क्या था, Q V क्रॉस B। तो जो ये वाला कंपोनेंट है और मैग्नेटिक फील्ड है, उन दोनों के बीच का एंगल तो जीरो है। तो इसकी वजह से कोई भी फोर्स नहीं लग रहा चार्ज पार्टिकल पे, उसकी वजह से कांस्टेंट वेलोसिटी V cos थीटा से हो जाएगा। तो जो V sin थीटा है उसकी वजह से फोर्स लगेगा और उसकी वजह से पार्टिकल गोल घूमेगा, ऐसे इस प्लेन में घूम रहा है अभी पार्टिकल, और इसकी वजह से वो आगे जाएगा। तो इसका जो पाथ है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा, और इस टाइप के पाथ को हम बोलते हैं हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैं बस मैग्नेटिक फील्ड को इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, अभी आगे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा इसके अंदर, बट अभी के लिए आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही ये सारी चीजें समझ सकते हैं। तो ये F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। तो ये जो है
दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यू कैन से सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो आप यहाँ से जो इसकी रेडियस है, रेडियस बताओ, रेडियस इसकी क्या हो जाएगी और टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, राइट। अभी v sin थीटा जो है वो रिस्पॉन्सिबल है घूमने के लिए, तो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा बाय क्यू बी। टाइम पीरियड तो वही रहेगा 2 पाई m बाय क्यू बी, राइट। फिर एक और चीज आती है इसके अंदर, पिच, कि ये जो भी सर्कुलर पाथ ले रहा है उसकी पिच क्या है। ठीक है, तो पिच का मतलब क्या होता है कि ये जो सर्कुलर पाथ ले रहा है, ठीक है, तो और आगे भी आ रहा है, तो ये जो दो सर्कुलर राउंड है उसके बीच में कितना डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज नोन एज पिच, पिच ऑफ हेलिक्स। ठीक है, आपको ये चीज करके पूछी जाएगी कि व्हाट इज द पिच ऑफ हेलिक्स इन दिस केस। ठीक है, और ये पिच ऑफ हेलिक्स, ये जो पाथ है वो हेलिकल पाथ है। पहली बात, जब इन दोनों के बीच में कोई जनरल एंगल है, जब 90 डिग्री एंगल था तब हमें पता है सर्कुलर पाथ था, बट कोई भी रैंडम एंगल है तो इस टाइप का पाथ आ सकता है, विच इज योर हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथ की पिच पूछी जाएगी। सो पिच ऑफ द हेलिक्स व्हिच इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव सर्कल ऑफ हेलिक्स। ठीक है, सो इसको आप बोलोगे पिच। तो ये तो कांस्टेंट पिच का केस है, क्योंकि v cos थीटा है वो कांस्टेंट है, इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है तो कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो v cos थीटा कांस्टेंट है। तो सोचो एक सर्कल करने में एक टाइम पीरियड जितना टाइम लगेगा उतने टाइम में एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है, और यहां से यहां भी जा रहा है, यहां से यहां किसकी वजह से जा रहा है, v cos थीटा की वजह से। ये जो आगे बढ़ रहा है वो v cos थीटा की वजह से बढ़ रहा है, और जो सर्कुलर पाथ ले रहा है वो सर्कुलर पाथ किसकी वजह से ले रहा है, v sin थीटा, और यू कैन से v परपेंडिकुलर की वजह से। तो यहां से आपको पिच मिल जाएगी व्हिच इज v cos थीटा इनटू t व्हिच इज व्हाटएवर द टाइम पीरियड इज। तो इस सिंपल तरीके से आप कभी भी कोई भी एंगल रैंडम थीटा है v और b के बीच में, तो तभी भी आपको रेडियस की वैल्यू मिल जाएगी, पिच ऑफ हेलिक्स मिल जाएगी। देखो अब इसके अंदर आपको अलग अलग चार्ज पार्टिकल्स दिए जाएंगे, राइट, जिसके मास अलग अलग होंगे, क्यू अलग अलग होंगे। पूछ लिया जाएगा व्हाट इज द रेडियस रेशियो फॉर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और अल्फा पार्टिकल। तो चार्ज अलग अलग है सबका, मास अलग अलग है, तो उसके हिसाब से आप रेडियस के रेशियो ले सकते हो, टाइम पीरियड के रेशियो ले सकते हो। ठीक है, तो जो क्यू बाय एम का रेशियो होगा उसके हिसाब से। चलिए, तो ये तो वो केस हो गया जब सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, पिच आपकी कांस्टेंट है। ठीक है, जिसमें हमने दो केस देखे, वेयर एंगल इज 90 डिग्री और एक केस में एंगल था रैंडम एंगल। अब मैं बात करता हूं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है उसको मैग्नेटिक फील्ड में भी रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रखा है, तो उसके ऊपर जो नेट फोर्स लगता है जिसको हम लोरेंस फोर्स बोलते हैं, लोरेंस फोर्स, ठीक है, नेट फोर्स जो इसके ऊपर लगता है दैट इज इक्वल टू QE प्लस QV क्रॉस B। दिस इज योर नेट लोरेंस फोर्स, नेट फोर्स है ये, राइट, नेट फोर्स है अपना ये। तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए, तो जब नेट फोर्स 0 होगा पार्टिकल के ऊपर तो दिस इक्वल टू दिस आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लेट्स से पहला मैं केस ले रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी, कोई चार्ज पार्टिकल है, उसको मैंने इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v दी। तो देखो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v दी, तो इस वाला फोर्स, ये वाला फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि v और b के बीच में एंगल कितना है, 90, 0, b इधर है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसके ऊपर फोर्स लगेगा QE जितना, और उस QE की वजह से उसका एक्सेलरेशन आएगा which is equal to QE by m। क्लियर है, एक्सेलरेशन आएगा उसका, बट उसका कोई भी डेविएशन नहीं हो रहा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो राउंड घूम रहा था, बट अभी तो राउंड भी नहीं घूम रहा। तो अभी इस केस में इसका जो पाथ होगा ये कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन में, अभी तो स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब अगर मैं यहां पर इसका कुछ एंगल चेंज कर देता तो क्या होगा। लेट्स से मैंने एक एंगल ऐसा कर दिया, अभी भी v इधर है और e भी इधर है, ठीक है, एंगल चेंज कर, अब इसकी जो वेलोसिटी है v कांस्टेंट नहीं होगी, अब ये चेंज होती जाएगी ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन। आपको बस ये समझना है।
अब अगर ये v है, ये थीटा है, तो आपका ये v cos थीटा और ये v sin थीटा, तो ये जो है ना वो ऐसे जाएगा। ये जो चीज है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, क्योंकि अब ये v cos थीटा कांस्टेंट नहीं है। लास्ट वाले केस में ये कांस्टेंट था, बट अब ये कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसके पास qE/m जितना, तो जिसकी वजह से उसकी जो पिच है वो चेंज होती जाएगी। अगर मैं मान लूं कि वो इनिशियली लेट्स से आप यहाँ से ऐसा मान सकते हो कि अगर वो v स्पीड से जा रहा है तो इसकी रेडियस आप निकाल सकते हो। पहली बात तो m v sin थीटा बाय qd, ये तो हो जाएगी आपकी रेडियस। फिर वहां से आपको मिल जाएगी पिच इनकी, ठीक, पिच क्या होगी देखो, पिच मतलब ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बोल लो, ठीक है, एक सर्कल के बीच का डिस्टेंस। तो इनिशियल वेलोसिटी डायरेक्शन में कितनी है, v cos थीटा इनटू टाइम लग रहा है पिच में, एक टाइम पीरियड जितना, ut प्लस हाफ a, एक्सेलरेशन कितना है qE/m इनटू टाइम पीरियड का स्क्वायर, टाइम पीरियड लिख दो 2πm/q, क्या दिक्कत है, काम खत्म। तो ये हो जाएगी आपकी पिच। सेकंड पिच निकालनी है, ये वाली पिच। क्या करना है, यहां से यहां का डिस्टेंस जिसके लिए टाइम लगेगा 2t, फिर यहां से यहां का t, उन दोनों को माइनस कर दो, यहां से यहां का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ले लो और यहां से यहां का दोनों को माइनस कर दो, तो आपको ये आ जाएगा विच इज पिच 2। ठीक है, तो ये वेरिएबल पिच वाला सवाल है, इसके अंदर भी आपको हेलिक्स ही बन रहा है, बट हेलिक्स विद वेरिएबल पिच। बहुत कम आएंगे इस टाइप केस, बट आ गए तो हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, सो यस, दिस इज ऑल अबाउट साइक्लोट्रॉन नॉलेज। जितने भी कॉन्सेप्ट थे यहाँ से आई गेस कवर अप हो जाएंगे आपके। वेरिएबल पिच, कांस्टेंट पिच, पिच कैसे फाइंड आउट करना वगैरह। ठीक है भाई, अब देखो ये v cos थीटा हर केस में नहीं आएगा, क्योंकि अगर लेट्स से कि मैं अगर केस कोई ऐसा लेता, b और e तो इधर ही है, बट चार्ज पार्टिकल को मैंने इधर फेंका, तो अब b और v के बीच में एंगल तो 90 है, तो ये ऐसे ही जाएगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो आगे भी जाता रहेगा, राइट। तो अगर इसकी पिच निकालूंगा मैं, तो v cos थीटा तो है ही नहीं इनिशियली, इनिशियल स्पीड 0, तो ut u0 है, हाफ a कितना है qE/m into t स्क्वायर। उसी तरीके से सेकंड वाली पिच निकालनी है, तो यहां से यहां का टाइम 2t, यहां से यहां का टाइम t, तो 2t में कितना डिस्टेंस कवर किया, -t में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो यही वाला जो पिच 2 है वो क्या हो जाएगा, हाफ qE/m तो कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि मैं यहां से यहां का निकाल रहा हूं विच इज 2t और उसका स्क्वायर माइनस यहां से यहां के लिए आपका t का स्क्वायर, काम खत्म, जो भी आएगा उसका। तो पिच आप निकाल सकते हो, वेरिएबल पिच इन केसेस के अंदर, बहुत ही इजी आई गेस समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, फिर तो फोर्स हो गया चार्ज पार्टिकल का। अब हम बात करते हैं फोर्स करंट कैरिंग वायर पे, राइट। Force on wire in magnetic field, कौन सा वायर, करंट कैरिंग। फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर करंट कैरिंग वायर है, तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। तो लेट्स से कि कोई भी एक मैग्नेटिक फील्ड है आपका और उसके अंदर किसी भी टाइप का वायर है, किसी भी टाइप का वायर जिसका शेप आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है, डजंट मैटर। आई जितना करंट फ्लो कर रहा है तो उसके अंदर जो फोर्स लगेगा उस वायर के ऊपर L क्रॉस B, सिंपल I L क्रॉस B, दैट विल बी द फोर्स ऑन दिस वायर। और ये जो L है उसको अपन लिख सकते हैं द लाइन जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ द वायर। ये और ये इनको जोड़ने वाली जो लाइन है ये वाली, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो, इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इनिशियल एंड फाइनल वेक्टर से। ठीक है, जब आपका b जो है ये आपका कांस्टेंट है, तभी जब b आपका कांस्टेंट है तो दिस L इज नथिंग बट इट इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द वायर। वायर आपको कोई भी आपको वायर के दो कोऑर्डिनेट दिए है, लेट्स से ये मुझे दिया है 10 9 और ये मुझे दिया है 2 2, तो ये डिस्टेंस आप इधर निकाल सकते हो डिस्टेंस फार्मूला से। ठीक है, तो वहां से वायर आ गया तो उसको बस वहां पे सिंपली पुट करना है, काम खत्म।
दैट्स इट। ठीक है भाई। सो इस तरीके से आपको वायर दिया होगा, फोर्स ऑन अ वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो इस तरीके से मिल जाएगा। इसके एक दो सवाल मैं आपको दे देता हूँ, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। चलिए, मुझे लेट से दो वायर दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल एक वायर दिया है I विच इज इनफाइनाइट वायर I1, और एक वायर दिया है L लेंथ का जिसके अंदर करंट है I2। ठीक है, इतनी चीजें दी हुई है, तो मुझे इन दोनों के बीच में फोर्स निकालना है, या इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा वो निकालना है। तो पहली बात, हमें फोर्स निकालने के लिए क्या चाहिए? करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में, और इसकी लेंथ L है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो देखो L इधर है, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसकी वजह से होगा, दैट विल बी इन द क्रॉस डायरेक्शन। देखो ठीक है, तो क्रॉस डायरेक्शन, तो L इंटू B, देखो 90 है दोनों के बीच में, तो L इंटू B, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इसकी वजह से निकालना आती है। इनफाइनाइट वायर है जिसकी वजह से B जितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू नॉट I1 बाय इनफाइनाइट है ये, तो 2 पाई D, काम ही खत्म। ठीक है, तो आप लिख सकते हो दिस इज म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई D इंटू L, काम खत्म। ठीक है, और अगर दोनों इनफाइनाइट वायर है तो आप फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालोगे, तो L को नीचे ले जाओ उधर F के नीचे, तो आपका फोर्स पर यूनिट लेंथ आ जाएगा। आपको डेटा दिया हो तो आप फोर्स के अकॉर्डिंग जाना है। ठीक है, अब इसी वायर को अलग अलग ओरिएंटेशन में रख दो, क्या ही फर्क पड़ता है, हमें बस बेसिक चीज पता होनी चाहिए कि हमें क्या करना है। ठीक है, इसी वायर को अगर मैं उल्टा रख देता, क्या फर्क पड़ता है? उल्टा रख दो, उल्टा इन द सेंस ऐसे रख देता। ठीक है, ये लेट से डिस्टेंस है E और ये डिस्टेंस है आपकी L। ठीक है, इसके अंदर कुछ करंट I2 फ्लो कर रहा है, मुझे इसके अंदर इसके ऊपर फोर्स निकालना है। बट एक बात समझो, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है डिस्टेंस के साथ। तो हम I L B जो वाला केस है वो नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करेंगे, x पे जाएंगे और एक dx जितना छोटा सा एलिमेंट लिख लेंगे, उस dx एलिमेंट पे फोर्स निकालेंगे, dF दैट विल बी करंट उसके अंदर I2, भाई इसके अंदर भी उतना ही करंट फ्लो करेगा, करंट L उसकी लेंथ, और इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड वहां पर निकाल सकते हो म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई x, इजी। तो ये तो छोटा सा फोर्स आ गया इस छोटे से एलिमेंट के ऊपर, which is your mu naught I1 I2 by 2 pi integration dx by x, and x की लिमिट ध्यान से देखोगे तो यहाँ से यहाँ, which is your a to a plus l। लिमिट वो होती है जहां से आपके एलिमेंट स्टार्ट होते हैं, तो एलिमेंट आपके a डिस्टेंस से स्टार्ट हो रहे हैं, खत्म हो रहे a plus l से। a क्यों लिया मैंने? क्योंकि हमने यहाँ से x माना है। ठीक है, तो यहाँ से a x की वैल्यू जब a होगी तब से स्टार्ट हो रहा है, और x की वैल्यू a plus l होगी तो एलिमेंट खत्म हो रहा है, तो ये a से a plus l हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो म्यू नॉट I1 I2 by 2 pi, ये हो जाएगा आपका ln x, ln x के अंदर लिमिट पुट करोगे, so this will be your ln a plus l by a, काम खत्म, that's it। अब इसको थीटा एंगल पे रख दोगे, क्या फर्क पड़ता है? देखो कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कोई भी टाइप का सवाल आया है आप फोर्स उसके अंदर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो यस आई गेस हमने काफी सारी बातें कर ली जो भी करंट के रिलेटेड है, साइक्लोट्रॉन वगैरह की बातें गैल्वेनोमीटर में ऑलरेडी बता चुका हूँ, बाकी हम मैग्नेटिज्म एंड मैटर के अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट वगैरह भी देखेंगे। ठीक है, तो यस आई गेस फोर्स वगैरह वाली बातें, साइक्लोट्रॉन वगैरह बातें अपन ने कर ली है, बाकी अपन मैग्नेटिज्म एंड मैटर के अंदर और चीजें देख रही जो अर्थ मैग्नेटिज्म वगैरह है उसके साथ मैग्नेटिक मूवमेंट, टॉर्क कितना लगेगा, ये सारी चीजें, राइट। सो यस देखते रहिए। इफ यू आर न्यू डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको क्वेश्चन पिक मिल जाएगी, आप उसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। थैंक यू।